बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद डिजिटल क्लासरूम के लेसन नंबर 2 में खुशामदीद। हमने पहले लेसन में पढ़ा था कि अलजबरा बुनियादी तौर पर होता क्या है, और उसमें हमने देखा था कि ये मैथमेटिक्स की एक किस्म होती है कि जिसमें एक ख़ास किस्म का जो एलिमेंट है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसको हमने वेरिएबल कहा था। वेरिएबल को वेरिएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वेरिएबल जो हमारे पास होता है, यानी जो भी होता है, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए हो, बी हो, कोई भी हो, तो उसकी वैल्यू एक सवाल में कुछ और होती है, दूसरे में कुछ और होती है, यानी उसकी वैल्यू बदलती रहती है, इसलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है। और हमने मिसालों के साथ समझा था कि हमारे पास जो भी नंबर होता है, जो वेरिएबल के साथ होता है, नंबर लिखा होता है, उसको हमने कहा था कि उसको कोफिशिएंट कहा जाता है। जबकि जो भी अंग्रेज़ी का छोटा यानी स्मॉल लेटर लिखा होगा, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, जैसे इस केस में हमारे पास एक्स है, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। और जो भी हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी हमेशा कोई ना कोई पावर होती है, और उस पावर को हम एक्सपोनेंट कहते हैं, या इसको कभी कभी इंडेक्स कह लेते हैं, या कभी कभी इसको पावर भी कह लेते हैं। यानी ये इसको तीनों नाम हैं, एक्सपोनेंट भी, इंडेक्स भी और पावर भी। जबकि उसके साथ हमने पढ़ा था कि ऐसा नंबर कि जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसको हम कहते होते हैं कांस्टेंट। और जो हमारे पास ऑपरेटर होता है, यानी या तो हमारे पास प्लस होगा या हमारे पास माइनस होगा, तो हम उसको ऑपरेटर कह लेंगे, और ये जो प्रोसेस होगा इसको हम ऑपरेशन कह लेते हैं। तो ये किसी भी हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें लाजमी जज्व होते हैं। बाज़ औक़ात हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये जो लिखा हुआ है हम इसको भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, और इसमें भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये नहीं, हमारे पास यहाँ वेरिएबल मौजूद है, हमारे पास यहाँ कांस्टेंट मौजूद है, हमारे पास यहाँ ये जो प्लस की शक्ल में हमारे पास ऑपरेटर मौजूद है। अब यहाँ पर बज़ाहिर दो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही हैं। यानी दो चीज़ें कौन सी नज़र नहीं आ रही हैं? एक तो ये है कि ये एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमने देखा था पहले लेसन में कि अगर कोई भी किसी भी जगह वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ नहीं है तो हम ये कंसिडर करते हैं कि इसके साथ 1 लिखा हुआ है। यानी जब भी किसी भी वेरिएबल के साथ 1 कोफिशिएंट होगा तो वो लिखने में नहीं आएगा, लेकिन वो कंसिडरेशन में आएगा, पढ़ने में आएगा। और इसी तरह यहाँ पर हमने देखा कि वेरिएबल की कोई पावर यानी एक्सपोनेंट भी नहीं है, तो अगर एक्सपोनेंट भी कोई भी ना लिखा हुआ हो तब भी हम उसको 1 कंसीडर करते हैं। यानी यहाँ पर x का ना तो कोफिशिएंट था लिखा हुआ और ना ही x का कोई एक्सपोनेंट लिखा हुआ था, लेकिन हमने कोफिशिएंट भी समझा कि 1 है और इसका एक्सपोनेंट भी 1 है, तो ये हमारे पास एक नई चीज़ आ गई। आज हम पढ़ते हैं हमारे पास कि जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो टर्म्स हैं वो कैसे बनती होती हैं। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो टर्म्स हैं उसका जो डिसीजन है वो हम कैसे करते हैं। मसलन हम एक मिसाल ले लेते हैं, हमारे पास एक मिसाल है x+4। एक और हम ले लेते हैं 4y - 4 + 3। ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। हम कोई और एग्जांपल भी ले लेते हैं। मसलन हम एक तीसरी एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास हो सकती है z³ + 4 × 3। और हम चौथी एग्जांपल ले लेते हैं xyz - 3 / 3। फ़र्ज़ है कि हमारे पास ये 4 तरह के कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, तो हम इनमें देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हैं, यानी इसमें टर्म्स की तादाद कितनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x और 4 यानी ये जो वेरिएबल है और ये जो हमारे पास कांस्टेंट है, इन दोनों के दरमियान जो ऑपरेटर है वो प्लस है। तो इसका मतलब ये है कि एक ये वाली टर्म हमारे पास हो गई और दूसरी ये वाली टर्म हो गई, तो हमारे पास टोटल हो जाएंगी 2 टर्म्स। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास 4y - 4 + 3 यानी एक के दरमियान है माइनस और दूसरी के दरमियान है प्लस, तो हमारे पास एक ये वाली टर्म है, दूसरी ये वाली टर्म है और तीसरी ये वाली टर्म है, यानी हमारे पास टोटल 3 टर्म्स हो गई हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ z³ + 4 × 3, तो हमारे पास चूँकि प्लस एक दफ़ा आ रहा है तो एक ये वाली टर्म है और ये 4 × 3 ये हमारे पास एक ही टर्म बनेगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी हमारे पास 2 टर्म्स होंगी। xyz हमारे पास एक टर्म है,
उसके बाद है -3 डिवाइडेड बाई 3, तो -3 डिवाइडेड बाई 3 ये एक ही टर्म होगी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हमारे पास दो टर्म्स हैं। तो हमने ये देखा कि अगर पहली जो हमारे पास एग्जाम्पल थी, पहली एग्जाम्पल में x + 4 में हमने कहा कि दो टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा था। अब दूसरी जगह हमने देखा कि 4y - 4 को हमने दो टर्म्स कंसीडर किया। क्यों? क्योंकि दरमियान में माइनस आ रहा था। और फिर +3 हमने एक अलग टर्म कंसीडर किया। इसका मतलब है कि अगर दरमियान में माइनस आए या दरमियान में प्लस आए तो फिर टर्म्स को हम काउंट करते होते हैं। लेकिन तीसरी एग्जांपल में हमने देखा कि z³ को तो हमने एक टर्म कंसीडर किया और उसके बाद प्लस आया, तो उसके बाद जो हमारे पास 4 × 3 था, इसको हमने एक ही टर्म कंसीडर किया। ये नहीं, हमने ये देखा कि अगर किसी भी नंबर के दरमियान या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो फिर हम उसको एक अलग टर्म काउंट नहीं करते, बल्कि उसको एक ही टर्म काउंट करते हैं। तो हमारे पास z³ एक टर्म होगी और 4 × 3 ये पूरी एक दूसरी टर्म होगी, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2 होगी। यहां पर भी हमने देखा xyz ये एक टर्म है, -3 डिवाइडेड बाई 3, यानी दरमियान में अगर 3 डिवाइडेड बाई 3 दरमियान में डिवाइड का साइन आ रहा है, तब भी हमने इसको दो टर्म कंसीडर नहीं किया बल्कि एक टर्म कंसीडर किया। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ भी टोटल दो टर्म्स आ गई। तो हमने ये चीज़ देखी कि अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके दरमियान में अगर प्लस का साइन आ जाए या माइनस का साइन आ जाए तो फिर हम वो जो हमारे पास लिखी हुई जितनी भी टर्म्स होंगी उनको हम काउंट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास दरमियान में साइन आ जाए मल्टीप्लाई या हमारे पास साइन आ जाए डिवाइड का, तो फिर हम टर्म्स को काउंट नहीं करते हैं। एक और मज़ीद मिसाल हम समझ लेते हैं ताकि ज़्यादा आसानी हो जाए। x + y, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 2, क्योंकि दरमियान में साइन है प्लस का। x - y, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 2, क्यों? क्योंकि दरमियान में अलामत है माइनस की। इसी तरह x × y, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 1, क्यों? क्योंकि हमारे पास दरमियान में जो साइन है वो है मल्टीप्लाई का। इसी तरह x डिवाइडेड बाय y, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 1, क्यों? क्योंकि दरमियान में हमारे पास जो ऑपरेटर है, जो साइन है, वो है डिवाइड का। तो हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास ऑपरेटर के तौर पर प्लस या माइनस होगा तो हम टर्म्स को काउंट करेंगे, और अगर हमारे पास दरमियान में साइन मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो हम फिर उन टर्म्स को काउंट नहीं करेंगे बल्कि उसको एक ही टर्म कंसीडर करेंगे। अब हम एक और चीज़ पढ़ते हैं कि हमारे पास लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं और हमारे पास अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं अलजबरा में। लाइक टर्म की डेफिनेशन यह है कि ऐसी टर्म्स कि जिनके वेरिएबल भी सेम हो और उनकी पावर भी एक जैसी हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये लाइक टर्म्स हैं। मसलन हम मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास एक टर्म है, हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x, और दूसरी है हमारे पास 2x। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली जो हमारे पास एक्सप्रेशन है या टर्म है हमारे पास, उसमें हमारे पास वेरिएबल है x, दूसरे में भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास वेरिएबल है x। अब एक तो हो गया कि वेरिएबल सेम होने चाहिए, दूसरी चीज़ क्या सेम होनी चाहिए कि उनकी पावर। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि x की जो पावर है वो 1 है और यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो इसका मतलब है कि वेरिएबल भी सेम है और उनकी पावर भी सेम है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो x और 2x हैं ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हमारे पास जो कोफिशिएंट थे, पहली टर्म में हमारे पास था x, दूसरी में था 2, पहली में था हमारे पास 1 और दूसरी में था हमारे पास 2। तो हमने क्या किया कि हमने जो कोफिशिएंट हैं उनको कंसीडर नहीं किया, यानी कोफिशिएंट मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो लाइक टर्म्स में हमने एक ही चीज़ देखनी होती है और वो देखना होता है वेरिएबल, और वेरिएबल सेम है और उसकी पावर भी सेम है, तो हम उसको कहेंगे लाइक टर्म्स। हम एक और मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास एक टर्म है 3x और हमारे पास एक दूसरी टर्म है 3y। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास पहले में वेरिएबल है x और दूसरे में हमारे पास वेरिएबल है y। अब हमने लाइक टर्म्स की डेफिनेशन में पढ़ा कि लाइक टर्म्स वो वाली होंगी कि जिनका वेरिएबल सेम होगा, तो यहाँ पर वेरिएबल सेम नहीं है, इसलिए ये लाइक टर्म्स नहीं है।
एक और हम मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास है 9xy और दूसरी टर्म हम ले लेते हैं 4xy²। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास पहली टर्म में हमारे पास वेरिएबल है एक्स वाई और दूसरी में भी है हमारे पास एक्स वाई। तो इसका मतलब है जो पहली कंडीशन थी लाइक टर्म की, यानी वेरिएबल सेम होना चाहिए, वो तो पूरी है। लेकिन जो लाइक टर्म की दूसरी कंडीशन है वो ये है कि उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर भी 1 है, और दूसरे में हम देख रहे हैं कि एक्स की पावर 1 है और वाई की पावर 2 है। तो अब पहले में तो x1 y1 है और दूसरे में x1 y2 है, तो इसका मतलब है कि पावर सेम नहीं है। तो इसलिए ये वाली जो दो टर्म्स हैं 9xy और 4xy ये भी लाइक नहीं है। अब हम आते हैं अनलाइक टर्म्स की तरफ। अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? अनलाइक टर्म्स जो जितनी भी हमारे पास लाइक टर्म्स होती हैं उनके अलावा जितनी भी टर्म्स होंगी उनको हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं। मसलन हमारे पास 3x और z, ये हमारे पास दो टर्म्स हैं। आप देख रहे हैं कि पहली में हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है और दूसरी में हमारे पास वेरिएबल है z। तो चूंकि वेरिएबल डिफरेंट हैं, वेरिएबल मुख्तलिफ हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी। जब वेरिएबल्स ही मुख्तलिफ हैं तो ये अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी। इसी तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास 7t और दूसरी हमारे पास है t की पावर 4। अब इन टर्म्स के बारे में हम क्या कहेंगे? पहले देखते हैं कि ये लाइक हैं या नहीं हैं। तो हम देखते हैं कि पहली जो टर्म है हमारे पास उसमें वेरिएबल है हमारे पास t और दूसरी में भी है t। तो ये पहली शर्त तो पूरी हो गई लाइक टर्म्स की। लेकिन लाइक टर्म्स की तो दो शर्तें हैं कि पावर जो हमारे पास वेरिएबल है वो भी सेम होना चाहिए और उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। तो पहली जो हमारे पास टर्म है उसमें वेरिएबल की पावर है 1 और दूसरी में है वेरिएबल की पावर, क्योंकि पावर सेम नहीं है इसलिए ये लाइक नहीं है। जब ये लाइक नहीं है तो ये अनलाइक टर्म।